सो है वी हैव केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहली बात आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ केमिकल कैनेटिक्स? केमिकल कैनेटिक्स बेसिकली फिज़िकल केमिस्ट्री का एक सेक्शन है जो कि हमें देखो अभी रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वो रिएक्टेंट्स किस स्पीड पे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे या फिर उनका मैकेनिज्म क्या होएगा, केमिकल कैनेटिक्स उनके साथ डील करता है। फाइन। अब लाइक देर आर मेनी रिएक्शंस लाइक हम लोग यहाँ पे ना एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं लाइक रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन, ये तीनों रिएक्शंस में दूसरा रिएक्टेंट में चेंज करी जा रही हूँ। पहला आयरन है, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन। मतलब सबसे पहले अगर ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन करता है तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। वी नो डैट रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोग देख सकते हो कि कभी भी लोहे को जब जंग लगती है तो वो इतनी फास्ट नहीं लगती, वो धीरे धीरे लगती है। तो दैट मीन्स कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो प्रोसेस, राइट। लेकिन जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो वो इमिजिएटली कर देता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर पे 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन है। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्सअप होते ही नहीं है, लेकिन ये मिक्सअप होते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर। लाइक वर्किंग व्हीकल्स के सिलेंडर्स में ऑक्सीजन एंड जो नाइट्रोजन है वो आपस में कंबाइन करते हैं एंड इट विल गिव आउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड स्मोक। ठीक है, तो ये दोनों इन कंडीशंस के अंदर जो है वो रिएक्ट करते हैं आपस में। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शंस डिस्कस करी हैं, तीनों का ही आउटपुट जो है वो डिफरेंट रेट्स पे आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंबाइन करके एक्चुअली वी हैव एक्चुअली क्लासिफाइड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी आती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होएगी। इसको अराउंड 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड्स लगते हैं सिर्फ, इतनी ज़्यादा फास्ट होती है। और फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? आयनिक रिएक्शंस, क्योंकि आयनिक में क्या होता है, आयन्स ऑलरेडी बने होते हैं, तो दूसरे आयन्स एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कंबाइन करके फटाफट रिएक्शन कर देते हैं, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस होती है। ये एग्जांपल है, लाइक सबसे पहले एग्जांपल बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो बेरियम क्लोराइड भी आयनिक फॉर्म में होगा, तो BA नेक्स्ट रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो। बेरियम केटाइन एंड क्लोराइड नेगेटिव में है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, तो ये करेगा क्या, बेरियम का पॉजिटिव सल्फेट के नेगेटिव के साथ बेरियम सल्फेट बना देगा और जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा। तो ये क्योंकि आयनिक फॉर्म में होते हैं तो इसलिए दिस इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकेंड क्या इज वेरी स्लो रिएक्शंस, जो रिएक्शंस बहुत स्लो होती है। अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल करा है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। नेक्स्ट इज मॉडरेट। मॉडरेट होती है कि जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना बहुत ज़्यादा स्लो होती है। एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इथाइल एसीटेट की आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करिए आप लोगों ने, वाटर तो होएगा ही, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की है। तो ये मॉडर्न रिएक्शंस है क्योंकि ये कितना टाइम लेती हैं, जो कि वेरी स्लो एंड इंस्टेंटेनियस के बीच में टाइम लाई करता है। सो ये थी हमारी कैटेगरीज। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम और कंसंट्रेशन को प्लॉट करूं तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट जो है वो खत्म होके फिर ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी जा रही है। यही हो रहा है रिएक्शन, तो यही होगी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ सपोज मेरा A रिएक्टेंट और B प्रोडक्ट है, जनरल रिएक्शन मैंने ले ली, तो जैसे जैसे टाइम हो जा रहा है A खत्म हो जा रहा है और B बनी जा रहा है, मतलब A कंज्यूम हो जा रहा है और B प्रोड्यूस हो जा रहा है, राइट। सो दैट मीन्स कि A की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और B की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू A मेरे को रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालना है तो क्या लिखूंगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, कि इसकी कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज आ रहा है, टाइम टेकन कि कितने टाइम में इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। फाइन। अब ये जो डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशंस का, इसको मैं चेंज इन कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख लूँ, ठीक है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज मेरा ए रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसके साथ इसका नेगेटिव साइन आ रहा है, अदरवाइज कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव नहीं होती। ये ना समझना ये नेगेटिव साइन यहाँ पे देख के कि नेगेटिव साइन का मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन नेगेटिव हो गई, नो, कंसंट्रेशन कांट बी नेगेटिव, बट इस ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए नेगेटिव। नीचे तो डेल्टा टी टाइम टेकन आएगा ही आएगा। प्रोडक्ट्स का सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब इसके साथ पॉजिटिव है, क्यों कि रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी, ओके। अब ये तो था कि इफ आई हैव ओनली वन रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इफ आई हैव अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर फॉर्मिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एंड व्हाट इफ द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट सेम, लाइक जितने रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स है उतने अगर प्रोडक्ट में नहीं बन रहे मॉलिक्यूल्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करनी है हमने। सो आप लोग यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हो, वी हैव टू रिएक्टेंट्स विच आर फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी वजह से और इसकी वजह से सपोज इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल था, तो वो दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं सी के, बट बन एक ही प्रोडक्ट रहा है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स। तो इस केस में देखो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट सेम, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 हो गई प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपको जनरल आप इस रिएक्शन से नहीं निकाल सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की वजह से, लाइक जितने रेट पे ए डिसअपेयर हो रहा है उतने रेट पे क्या सी बनेगा, नो, क्योंकि सी को दोनों रिएक्टेंट्स इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए आ जाएगा, या रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आएगा, नो। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रही हूँ कि कितने रेट पे ए डिसअपेयर हुआ है, उसका सी पे क्या इफेक्ट है, तो मेरे को उसका हाफ इफेक्ट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाफ ये इफेक्ट करेगा और हाफ बी करेगा। तो दैट मीन्स कि मैं इसको ऐसे लिखूंगी, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, राइट। सिमिलरली अगर मुझे बी के हिसाब से निकालना, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू हाफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो यहाँ से जनरल से एग्जांपल ये आ जाती है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे उसके साथ डिवाइड कर देना। अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले मेरे को रिएक्टेंट ए का देखना है, उसके साथ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट बी का देखना, उसके साथ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, सी के साथ प्लस आएगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी तो आ गया, बट हाफ द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस ऑफ सी था ना, तो मेरे को इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से जनरल से कैलकुलेशन ये आ जाती है कि जो भी उसके साथ कॉफिशिएंट लगा है ना, उसको आपको उसकी कंसंट्रेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू गेट अ करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन मैंने लेनी है। अब इसमें सभी का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे तो सिर्फ सी का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे सभी का कॉफिशिएंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए के अकॉर्डिंग निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और कॉफिशिएंट क्या ए, तो 1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अगर मेरे को अकॉर्डिंग टू बी निकालना है तो -1/b, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, और 1/b क्यों, क्योंकि स्मॉल बी कॉफिशिएंट है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर सी के अकॉर्डिंग निकाले, देखो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी टर्म के विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हो, मैंने इंडिविजुअल निकाला इसलिए इनके बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है, इसको प्लस ना समझ लेना। सो ये अकॉर्डिंग टू सी निकालना है, तो अब इसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट 1/c डेल्टा सी बाई डी, 1/d डेल्टा डी बाई टी, फाइन। अभी मैं इसको विद एग्जांपल देखेंगे, तो सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, N2 3H2 gives us 2 NH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब NH2 इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या आएगी, माइनस आएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस डेल्टा N2/dt, क्योंकि इसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, राइट, ये आ गई। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, साथ में क्या आएगा 1/3, क्योंकि इसके साथ कॉफिशिएंट क्या है 3, इज इक्वल्स टू डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और साथ में क्या आएगा 1/2, क्योंकि इसके साथ 2 कॉफिशिएंट है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, सो दिस इज अ वे एक्चुअली हाउ टू फाइंड आउट concentration of reactants or rate of reactions in such reactions which are involving different stoichiometric coefficients of reactants and products. सो नेक्स्ट हमारे पास एक्चुअली ना दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन आते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज।
बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है इनका, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एवरेज क्या होएगा कि जो हमने स्टार्टिंग से एंड तक रिएक्शन का, देखो सपोज हम लोग कर क्या रहे हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ऐसे ही हम लोग रेट निकाल रहे हैं रिएक्शन का, राइट। तो अब देखो सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, जो कि हो रही है 0 आवर से लेके 20 आवर्स तक टाइम ले रही है, उसकी कंसंट्रेशन पहले 0 थी, अब 20 आवर पे जा, सॉरी पहले उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की थी सपोज 20, ठीक है, 20 आवर पे जाके उसकी कंसंट्रेशन रह गई है, सपोज कर लेती हूँ मैं 5, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एवरेज टाइम है और ये क्या एवरेज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कैसे करना होता है कंसंट्रेशन, मतलब कि सपोज मैं आपको बोल दूं कि मेरे को ओवरऑल का ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, 20 - 5 कर दोगे, 15 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि डेल्टा है ना, चेंज लेना तो माइनस तो करना पड़ेगा, नीचे टाइम है तो टाइम क्या आ जाएगा, 20 - 0 20 आ जाएगा, 15/20 वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके एवरेज होता है मतलब ओवरऑल, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने ना रिएक्शन की एग्जांपल ली हुई है एसिटिक एसिड एंड मीथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड मीथेनॉल को वो मिक्स करी जा रहा है, ठीक है। और उसने क्या करा है, 2 कंसंट्रेशंस दे दी हैं, ठीक है, एक दी हुई है 30 सेकेंड्स के ऊपर और एक दी हुई है 28 सेकेंड की। रिएक्शन जब शुरू हुआ ना तो आफ्टर 20 सेकेंड्स कितनी कंसंट्रेशन बची थी, ठीक है, और आफ्टर 30 सेकेंड्स कितनी कंसंट्रेशन बची हुई थी, ठीक है। अब ये दोनों कंसंट्रेशन है, एक है 30, ये थी 30 के ऊपर, ठीक है, और ये फिर डिक्रीज करके हो गई 20 के ऊपर, ठीक है। तो 30 - 20 मतलब ऊपर दोनों कंसंट्रेशन को माइनस कर दिया, नीचे 30 - 20 10 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली क्या है, ये अनदर एग्जांपल है, ठीक है, मिथाइल एसीटेट का अपीयरेंस रेट, मिथाइल एसीटेट प्रोडक्ट बन रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों कंसंट्रेशन हैं प्रोडक्ट्स की, किसके ऊपर, वही 30 एंड 20 टाइम के ऊपर, 30 - 20 करा, ऊपर ये दोनों कंसंट्रेशन को माइनस किया, तो ये आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस। अच्छा ये इसका जनरल फॉर्मूला भी गिवन है आपको एवरेज का, ओके। इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, एवरेज मतलब आपने टोटल टाइम लिया, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है जो, सो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट स्पीशीज का बताएगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी टी क्या है, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ए इंटू बी है, तो ए का माइनस में कंसंट्रेशन आएगा और बी का पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे डेल्टा टी नहीं लिखेंगे इसको, हमें हमेशा डी टी लिखना पड़ेगा। डी टी क्या होता है, स्मॉल टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, लाइक सेकेंड्स हो गए, 1-2 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, इतने के सेकेंड्स का फर्क। डेल्टा टी, डेल्टा क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ लार्ज चेंज, लार्ज चेंज नहीं आएगा टाइम में, क्योंकि लार्ज चेंज वी आर कंसिडरिंग इन एवरेज rate of reaction. Instantaneous में we are dealing with only small changes, so that's why we are writing a delta t, sorry small t, not delta, okay fine. So in general हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए, वही इंस्टेंटेनियस में डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी, ठीक है। अगर m के साथ है, n है कॉफिशेंट, -1/m, -1/m प्लस 1/p 1/q, ये मेरी रिएक्शन है सपोज जनरल, ठीक है। इसका मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इंस्टेंटेनियस, तो d आएगा नॉट डेल्टा, माइनस डी n2 बाई डी टी -1/3 dH2 बाई डी टी, ठीक है, 2 है तो +1/2 d दिस बाय दिस। सिमिलरली ये हमने दोनों रिएक्शंस आई गेस पीछे पड़ी हुई हैं एवरेज में, ठीक है, और एवरेज से पहले इन जनरल में। इंस्टेंटेनियस में आपको क्या लिखना है, डेल्टा की जगह पे टी लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअली मेजर कैसे करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का बेसिकली सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, जनरल रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, जब भी आप कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ओवरऑल देखोगे ना, तो ओवरऑल रिएक्शन में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आप लोग देखोगे कि कंसंट्रेशन हमेशा ही जो है रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन किसी भी स्पीशीज़ की एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं, ठीक है। लाइक
पहले अर्लियर टाइम्स पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर किया जाता था? सपोज रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्टेंट्स हैं या एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है, सपोज दो रिएक्टेंट्स है, इनकी आपस में मिक्सिंग हुई जा रही है, यू आर गेटिंग C+D प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बी को ए में डालते जाते हो या ए को बी में डालते जाते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम लाइक 5-5 मिनट के बाद इन दोनों का मिक्सचर निकाल लिया जाता था थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता था? फ्रीज़ किया जाता था, फ्रीज़ किया जाता था उसको कूल करके, राइट। फिर वो जो फ्रीजिंग मिक्सचर था ना, उसको किसी भी मेथड से डिटर्मिन किया जाता था कि इसकी क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमें पता चलता था कि हाँ सपोज मैंने 5 मिनट बाद जो फ्रीजिंग मिक्सचर निकाला उसकी कंसंट्रेशन क्या है, फिर 10 मिनट बाद जो निकाला उसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन ये जो मेथड था ना, ये एक्चुअली में लाइक वॉल्यूम चेंज जब आपने निकालना होता था, प्रेशर निकालना होता था, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए ये वाला मेथड फेल हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वेबल ऐसी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ को ये एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, ठीक है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ग्राफिकल मेथड इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि हम लोग जो है वो निकालते हैं वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन। अब करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। ये इस तरफ क्या, इस यहाँ इस पॉइंट पे टाइम भी ज़ीरो था, कंसंट्रेशन भी ज़ीरो थी, लाइक प्रोडक्ट कोई नहीं बना था क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी। अब जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई टाइम भी इंक्रीज़ करता गया और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन भी क्या करती जानी है, ठीक है, ऊपर जाती गई। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होएगी ऑब्वियसली ना, तो हम लोग फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से निकाल लें। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल इनिशियली थी 0.12, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑब्वियसली वो कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देगा, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन हो गई है मेरी फॉर एग्जांपल 25 सेकेंड में, 24-25 सेकेंड में, ठीक है, मिनट्स में। तो 24-25 मिनट्स में पूरी रिएक्शन होगी। अब वो रिएक्शन को ना मैंने ग्राफिकली ड्रॉ कर देना, कर्व आ जाएगी मेरे पास। जिस पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर कर्व आ रही है ना, ठीक है, प्रॉपर कर्व जो आ रही है उस पर क्या कर देना, आपने क्या करना, टेंजेंट ड्रॉ करना दोनों ही एक्सिस की तरफ। फिर उसको क्या कर देना, सपोज ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर देना है आगे, दोनों पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करवा देना, दोनों एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे जिधर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वो आपको क्या देगी कि कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, ठीक है। और जो एक्स के ऊपर करेगा ऑब्वियसली वो क्या देगा आपको कि टाइम कितना है, इस कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, कि चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आई है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। आपने क्या करना है, 0.09 को 25 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप 0.09 को 25 से करो डिवाइड, तो यू विल गेट दिस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। स्मॉल चेंज भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हो कि ये स्मॉल चेंज है कंसंट्रेशन का और ये स्मॉल चेंज है टाइम का, तो यहाँ से dx/dt कर दो, यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे जो है फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो रिएक्टेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। अब लाइक कुछ रिएक्टेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दूसरा रिएक्टेंट दोनों का सेम है, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड वाली स्लो होती है। तो रीज़न क्या है, रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली करती है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होएगी रिएक्टेंट्स की उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स होंगी और उतनी ही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा आपका, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से भी ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स की कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो आप वो आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। सॉल्वेंट, ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो वैसे तो सॉल्वेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन रिएक्शन की वो इंक्लूड नहीं होती सॉल्वेंट, लेकिन कई रिएक्शंस में सॉल्वेंट जो है वो केमिकल चेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि लाइक अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया, ठीक है, तो केमिकल रेट भी चेंज कर जाएगा, रेट ऑफ इक्वेशन भी चेंज कर जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि सॉल्वेंट एक्चुअल में केमिकल चेंज जो हो रहा है उसमें एंटर करता है, उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो ऐसे केसेस में सॉल्वेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की,
ठीक है। इधर क्या है कि रेट कांस्टेंट्स जो है वो सेम रहते हैं ऑलमोस्ट सभी सॉल्वेंट्स में एंड गैस फेसेस में, बट नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में रेट का जो है वो क्या कर जाता है, रेट लो डाउन कर जाता है। दैट मीन्स कि उसमें सॉल्वेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे ही अपने सॉल्वेंट चेंज करा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिनका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता वो इंटरेक्ट भी नहीं करते रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्सेस के साथ। तो ये सिचुएशन तब की है जब जो रिएक्शंस गैस फेज में भी होती है और जो रिएक्शंस लिक्विड फेज में भी होती है उनमें समटाइम्स जो है वो रेट में वेरिएशन आती नहीं है सॉल्वेंट के कारण, उनमें रेट ऑफ वेरिएशन आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स के कारण, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स वेरी कर जाती है डिफरेंट कंडीशंस में, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाता है इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। लेकिन सॉल्वेंट का सच कोई इफेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पे अगर हम लोग ये बोल दें कि हाँ सॉल्वेंट बिल्कुल ही रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट नहीं करता तो वो बिल्कुल गलत होएगा, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस जो कि गैस फेज में नहीं होती उनमें सॉल्वेंट जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो लिक्विड में ही हो रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एग्जांपल ली हुई है ट्राई इथाइल अमीन को, ठीक है, हेक्सेन में, टॉलीन में, बेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन, एसीटोन, नाइट्रोबेंजीन, ये सभी सॉल्वेंट्स चेंज कर करके उनका रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया ट्राई इथाइल अमीन एंड इथाइल आयोडाइड का। तो सभी में रेट ऑफ रिएक्शन में वेरिएशन है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज देख सकते हो 0.5, यहाँ पे 1383। तो ये वेरिएशन बेसिकली किसके कारण आती है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स के कारण। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि पोलर सॉल्वेंट जो होएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को कब इंक्रीज करेगा, जब प्रोडक्ट पोलर है, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कब करेगा, जब प्रोडक्ट नॉन पोलर है, एंड वाइस वर्सा। ये क्यों, सॉल्वेशन एनर्जी के कारण। अब देखो ना, अगर सॉल्वेशन एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट से, ठीक है, तो रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो मतलब रेट कैसे आएगा आपके पास, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है ना, रिएक्टेंट की कम है, तो मतलब प्रोडक्ट का ऊपर आएगा, तो मतलब ये एक्टिवेशन कम्प्लेक्स की एनर्जी डिक्रीज कर गई। अगर एक्टिवेशन कम्प्लेक्स की एनर्जी डिक्रीज कर गई, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो रेट क्या हो जाएगा, जल्दी। ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू कम है तो रेट हमारा जल्दी, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा ना, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होएगा, ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉल कर रहा है तो वो किसकी वजह से करेगा, अगर रिएक्टेंट सॉल्वेटेड ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो उस केस में ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा आएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस एरिया का इफेक्ट। तो सिंपल से कंसेप्ट है, हम लोग पाउडर्ड शुगर ले लेते हैं और एक तरफ क्रिस्टलाइन ले लेते हैं, तो आप वाटर में दोनों को डिजोल्व करके देखो, तो पाउडर्ड शुगर जो है वो इजीली वाटर में डिजोल्व कर जाएगा, जल्दी करेगी देन क्रिस्टलाइन। रीज़न क्या है कि पाउडर्ड शुगर का सरफेस एरिया क्या है, कम है, ठीक है, तो उसी की वजह से वो जल्दी डिजोल्व कर जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट इज कैटालिसिस। तो कैटालिस्ट जो होते हैं, ये तो हम सबको पता है कि वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। सो ऑब्वियसली एनर्जी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट इज रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली क्या है, देखो रेट लॉ, एक तो रेट लॉ हमें दिया गया, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि उसमें क्या थी, एक चेंज थी, ठीक है। ये बेसिकली है मेरे पास रिएक्टेंट का रेट, वो किसके इक्वल आता है, सपोज ए रिएक्टेंट है तो ए की इक्वल ही आएगा ना, ए के ऊपर प्रोपोर्शनल होएगा, प्रोपोर्शनैलिटी है, साइन हटाया तो क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेट इक्वेशन क्या कहती है, ठीक है, रेट इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जो कि शो कर रही है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक या एक से ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो था मेरे पास जब ए की रिएक्शन है, अब सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और ये ए एंड बी क्या कर रहे हैं, दोनों ही मोलर कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, राइट।
देखो सबसे पहले हमारे पास जो लॉ आया था दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला था कि जितने भी रिएक्टेंट्स है ना वो सभी की सभी कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल लेके यहाँ पे बताती हूँ। मेरे पास यही हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन है, ठीक है। अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि मैंने दोनों का 2:2 रेशो ले लिया, ठीक है। अगर मैंने दोनों की 2:2 रेशो ले ली हुई है, ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों का जब ये मेरे पास प्रोडक्ट मिला N2O5 N2OF, ठीक है, तो मेरे पास ये भी क्या मिला 2 मोल्स में, बट ये मेरे पास इनिशियली 2 मोल्स में था। तो इसके 2 मोल्स मिलने का मतलब क्या है कि इसके 2 मोल्स कंज्यूम नहीं हुए सारे के सारे, इसका कुछ अमाउंट कंज्यूम हुआ है। बट लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला कि जितने भी रिएक्टेंट्स थे ना, ठीक है, आपने सपोज 2 रिएक्टेंट्स को मिक्स करा है तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। लाइक हम लोगों ने फॉर एग्जांपल रेट निकालना है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इस इक्वेशन से के, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्योंकि 2 था आगे लगा वो कोफिशिएंट, तो वो उसकी पावर आ जाएगी। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट की इक्वेशन ये होनी चाहिए, बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि रेट लॉ ने इसको करेक्ट करा। रेट लॉ ने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने रिएक्टेंट डाला है एक और जितना दूसरा डाला वो पहले वाला रिएक्टेंट सारे का सारा दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ कंज्यूम करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब हो सकता है कि मैंने सपोज, ठीक है, मैंने सपोज इसका लिया एक्स अमाउंट, इसका लिया मैंने वाई अमाउंट, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स का सारे के सारा वाई के साथ कंज्यूम करेगा कोलिजन्स में तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है कि एक्स का हाफ अमाउंट यूज़ हुआ हो और वाई सारे के सारा यूज़ हो गया, तो दैट मीन्स कि स्टिक्योमेट्रिक रेशियोज में इम्बैलेंस आ गई। तो ये लॉ ऑफ रेट लॉ ने बताया कि रेट जो है वो एक्चुअली हमें नहीं पता कि वो कितना अमाउंट यूज़ कर रहा है अपने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई वी कांट राइट है टू, ठीक है। हो सकता है कि इसके 2 मोल्स है, एक ही मोल यूज़ हुआ हो फ्लोरीन के 1 मोल्स के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस 2, फाइन। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली पावर्स का सम, जो भी पावर्स का, लाइक यहाँ पे पावर क्या है ए एंड बी, तो दोनों का सम विल गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेट लॉ की, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन H2Cl2HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑर्डर जो है ना मेरा वो क्या आ रहा है 0। ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की पावर भी 0, क्लोरीन की पावर भी 0, मतलब कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मेरे को पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्टेंट्स की कितनी की डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर कितना है 1 है। ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट के ऊपर, एक ही तो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तभी तो इसका ऑर्डर 1 है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 है, दैट मीन्स कि इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। ऑर्डर कैसे निकालना है? पावर्स का सम 1 + 1 ऑर्डर गिव्स यू 2। समटाइम्स ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर कैसे आता है कि सपोज ये मेरे पास जो रिएक्टेंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा 1 मोल मेरे पास प्रेजेंट है, लेकिन ये इस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए सिर्फ आधा यूज़ हुआ है, या सॉरी मेरे पास सपोज ये 2 मोल्स है, ठीक है, लेकिन ये यूज़ हुआ 1.5 ही, तो दैट मीन्स कि इसका ऑर्डर भी तो 1.5 ही होएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.5। तो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है। मॉलिकुलैरिटी, अगर हम ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी का डिफरेंस देखें ना, तो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट मॉलिकुलैरिटी कांट बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पार्ट्स। ये क्या होता है कि कितने आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, ये होता है। ये डिस्टिंक्शन है ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी के बीच में कि यहाँ पे देखो मॉलिकुलैरिटी कितनी है 1 + 1 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मोल है और एक आयोडीन का, मॉलिकुलैरिटी 2 आ गई, ठीक है। ऑर्डर भी यहाँ पे कितना है हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ऑर्डर भी 2 है। बट इन दिस केस सुक्रोज देखूँ मैं, ठीक है, उसकी हाइड्रोलिसिस करूँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आता है, तो मॉलिकुलैरिटी क्या है यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। बट कंसंट्रेशन वाटर की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
वाटर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। बट वाटर को मैंने एज अ मॉलिक्यूल तो लिया ही हुआ है ना, तो मॉलिक्यूलैरिटी में तो मैं वाटर को यूज़ करूँगी। मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 मॉलिक्यूलैरिटी मेरे पास 2 ही आएगी, बट ऑर्डर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, शुगर के ऊपर। दैट मीन्स कि ऑर्डर इज 1 बट मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। फाइन। इसको ना सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है, हम लोग आगे करेंगे तब मैं आप लोग को इसका बताऊंगी। ये आगे डिफरेंस है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर का, प्लीज़ गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच।